अस्सलामु अलैकुम। आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ना है। देखें, मानिए हमारे पास एक एटम है। एटम का ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द शेल में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बंधे होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी इसे कहते हैं और इसको अगर देखना चाहो इसका फार्मूला तो ये होता है F बराबर Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। मतलब कितना Q1 इसको कह लो या और Q2 इसको कह लो, मतलब Q1 और Q2 और कितना इसका रेडियस होगा ये इस पे फोर्स होगी। मतलब जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी फोर्स इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम होगी और जितना चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगी क्योंकि चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और अब क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से बांधा हुआ है, अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है और रिमूव करवा के कहां तक लेके जाना है? इंफिनिटी तक। क्योंकि इसको एक फोर्स के जरिए ये एक दूसरे से साथ बंधे हुए हैं, इसलिए हमें इस फोर्स को इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्स होगी उसको तोड़ने के लिए या तो इस पे हमें वर्क करना पड़ेगा या इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। बेसिकली वर्क क्या होता है? एनर्जी होती है। इसको जो एनर्जी देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को हम इंफिनिटी तक ले जाने के लिए उस ही एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और एटम के लिए जो इंफिनिटी का डिस्टेंस होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है क्योंकि एटम का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए अगर उसका इलेक्ट्रॉन उससे 2 सेंटीमीटर दूर चला जाए तो वो उसकी अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन तक नहीं जा पाती। जब उस तक नहीं जा पाती तो वो उस न्यूक्लियस के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? इंफिनिटी हो जाता है। इसीलिए इसकी डेफिनेशन फिर आप इस तरह करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम टू इंफिनिटी। इस एनर्जी को क्या कहेंगे? हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। आइसोलेटेड क्यों लिखा? न्यूट्रल और गैसियस इनका मीनिंग है क्योंकि देखें आइसोलेटेड इसलिए लिखा कि मानिए एक क्लास में बैठी है और उसमें 10 स्टूडेंट हैं, मैंने बिस्किट दे दिए हैं और पूरी क्लास कुछ लड़के ज्यादा खाने वाले होंगे कुछ कम। अगर बाहर से कोई आके पूछे कि इस लड़के ने कितने बिस्किट खाए हैं तो मैं उसको एग्जैक्ट नहीं बता सकूंगा। इसी तरह हमने अगर मैंने देखना है कि वो लड़का कितने बिस्किट खाता है तो मैं उसको अलग बिठाऊंगा, फिर उसको बिस्किट दूंगा और देखूंगा वो कितने खा सकता है, फिर मैं एग्जैक्ट बता दूंगा कि ये इतने खाता है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हम जिस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं उसको आइसोलेट करके उसको एनर्जी दे के देखते हैं कि कितनी एनर्जी पर हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड होते हैं तो गैसियस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में नहीं होते क्योंकि सॉलिड में एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, गैसियस स्टेट में ही एटम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। और न्यूट्रल स्टेट में होंगे, न्यूट्रल स्टेट में मतलब नॉर्मल कंडीशन में होंगे, आयन की सूरत में नहीं होंगे। तभी जब नॉर्मल कंडीशन में होंगे तभी इसकी एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। फर्क किया। अब हम देखते हैं ये हमारे पास एक एटम है और इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करवाया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हुआ। इसके लिए डेल एच मतलब इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव उस वक्त आती है जब एनर्जी ऐड होती है, जब हम रिएक्शन को एनर्जी देते हैं उसको लिए पॉजिटिव आता है, और एनर्जी नेगेटिव उसके लिए आता है जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऐड होगी उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं।
थर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिन रिएक्शन में एनर्जी खाट होती है या रिलीज होती है उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देखिए हमने तो इसमें इलेक्ट्रॉन खारिज करने के लिए एनर्जी दी, तो मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा किसमें होगी, पॉजिटिव में होगी। और इसके लिए आयोनाइजेशन क्या होगी, पॉजिटिव आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि हम इसमें एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खारिज करवाने के लिए। अगर कोई पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का रिएक्शन कौन सा होता है, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स कौन कौन से हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट, जो बेसिक यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। मतलब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी दरकार होगी, उसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाहिर करते हैं। लेकिन इसका दूसरा यूनिट है किलो जॉल पर मोल, ये मोल के लिए है। मतलब एटम के एक मोल से में कितने एटम होते हैं और उस मोल से जितनी एनर्जी करेंगे उस किलो जॉल पर मोल में कहते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻⁹ जॉल के बराबर होती है। अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जॉल में कन्वर्ट करना है तो इसका रिलेशन ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू होता है 96 किलो जॉल पर मोल। अब हम जानते हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ये होती है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से रिलीज करवा लिया है तो उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आप देखो कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी सेकंड या थर्ड। देखो भाई, जब ये एक न्यूक्लियस है उसमें परत किया ये चार्ज है और हमने पहला इलेक्ट्रॉन उससे एक इलेक्ट्रॉन हमने इससे रिमूव करवा लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा लिया तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो, जब हमने इसको जो एनर्जी दी है पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब देखें पीछे, अब न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है जितना पहले एटम में था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पर ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पहले वो 4 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, अब 3 को करेगा। जब 3 को करेगा तो वो और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन न्यूक्लियस की होगी, मतलब न्यूक्लियस की पुल अपने इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए अब अगर हमने इस मजीद इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस पुल को तोड़ने के लिए, उस दरमियान जो फोर्स बनी हुई उसको तोड़ने के लिए हमें उस पहले वाली से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन से ज्यादा होती है। इसी तरह अगर हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉन पीछे 2 रह गए, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज उतना ही है। न्यूक्लियर चार्ज अब इन 2 इलेक्ट्रॉन को पहले से मजीद ज्यादा करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ये इनके दरमियान मजीद जो न्यूक्लियस की पुल अपने इलेक्ट्रॉन पे होगी मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें और बहुत ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए थर्ड आयोनाइजेशन सेकंड आयोनाइजेशन से भी ज्यादा होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये लिख लोगे। सेकंड आयोनाइजेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन की रिमूव होने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज़ आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस on its valence shell becomes strong, so the electronic cloud reduce and therefore the amount of energy required more to remove further electron. इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड, थर्ड ये एक दूसरे के बराबर होती हैं या बराबर होती हैं, या कौन सी इसमें ज्यादा होती, कौन सी कम। तो सबसे कम कौन सी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन वाली एनर्जी सबसे कम होगी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होगी। इसी तरह अब हम जाते हैं इस पे फैक्टर कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर जो है वो एटॉमिक साइज है, मतलब जब एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। देखो ये एक एटम है, इसका पहला साइज ये है और दूसरा एक एटम है और इसका साइज ये है। देखो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होगी अपने, जब साइज छोटा होगा तो मतलब ये है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे स्ट्रांग है, न्यूक्लियस की पुल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बहुत अच्छी है। जब अच्छी है तो मतलब ये होगा कि इस वाले के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे साइज के लिए जो होगा, छोटे साइज के एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन बड़े साइज के एटम से, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे कम होगी, जब अट्रैक्शन कम होगी तो मतलब ये है कि न्यूक्लियस के दरमियान और इसके वैलेंस शेल के दरमियान बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन वाली फोर्स कम है, और जब कम है तो इसको निकालने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और इजीली हम वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। इसी तरह अब न्यूक्लियर चार्ज, बाद लोग इसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। न्यूक्लियर चार्ज को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उनको वो न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं, और जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है उसको ऐसे कहते हैं कि जो न्यूक्लियस की आपने वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन है उसे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह देते हैं। देखें जब एटम का मतलब नंबर ऑफ शेल सेम रहे लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, ये फर्ज किया इसमें 5 प्रोटॉन थे और ये अपने वैलेंस शेल को अट्रैक्ट कर रहे थे और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखें 7 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला मतलब 7 जिस पर न्यूक्लियर चार्ज होगा 7 प्रोटॉन होंगे, वो अपने वैलेंस शेल को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, इसकी नजर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वैलेंस शेल को। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो मतलब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रांग होगी। इसलिए अब अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहते हैं तो उस फोर्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी और इसीलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। मतलब ये होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के बनने से बढ़ती है, लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इसकी अपने वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से हम अगर थोड़ी सी भी एनर्जी इसको देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। इसलिए ये इससे साबित हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि जो होगा नंबर ऑफ शेल सेम हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फैक्टर एक्सेप्शनल केसेस बहुत यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की होती है, एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक फुल फील्ड होती है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, एस सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, और इसका हाफ फील्ड होगा तो 1 आ जाएगा, और डी में मैक्सिमम 10 आ सकते हैं और हाफ होगा तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह एफ में 7 हाफ फील्ड में आएंगे क्योंकि इसके ऑर्बिट एक ही ऑर्बिट एस का होता है डी के, और पी में कितने सब हाफ फील्ड होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें पी में 3
ऑर्बिट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, एक इसमें और एक इसमें। इसी तरह डी में हाफ फील्ड होंगे तो डी में कितने ऑर्बिट होते हैं, 5 ऑर्बिट होते हैं और ये लहदा इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में चले जाएंगे। हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन और फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि ये खुद स्टेबल होते हैं इस कंडीशन में, ये नहीं चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन हासिल करके या रिलीज करके हम अनस्टेबल हो जाएगा। ये एक नेचुरल लॉ है कि हर चीज स्टेबल ही होना चाहती है, अनस्टेबल की तरफ नहीं जाना चाहती। इसीलिए सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना फुल फील्ड से होगा, लेकिन उससे आसान और उससे आसान जो होगा हाफ फील्ड से और पार्शियल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी होगा। फुल फील्ड में क्या हो गया, फुल फील्ड में होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 6 होंगे, टी में 10 होंगे और एफ में 14 होंगे। सब शेल इफेक्ट क्या होता है, देखें कि सब शेल हमारे पास होते हैं एस, पी, डी और एफ। इसको पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी इसी को कहते हैं, इस फैक्टर को। देखें सब शेल, अगर इनका सब शेल एस से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो ये, लेकिन ये हो कि इनका शेल सेम हो, नंबर ऑफ शेल अगर सब का सेम है तो सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन निकालना एस से होगा। पर क्या दूसरे शेल में 2s और 2p हैं, तो दूसरे शेल से अगर कहे कोई इलेक्ट्रॉन निकालना इजी किससे है, तो p से s की निस्बत इजी इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा लेंगे, क्योंकि एक तो s न्यूक्लियस के करीब होता है और p न्यूक्लियस से दूर होता है, और न्यूक्लियस के करीब है तो ये ज्यादा स्टेबल है s, और p की निस्बत ज्यादा स्टेबल है। और दूसरी ये इसकी जो शक्ल होती है, जो शेप होती है, वो सब स्फीरिकल होती है, सर्कुलर होते हैं, ये अच्छे से शील्ड कर लेता है न्यूक्लियस को और अपने स्टेबल हो जाता है। और पी की शेप डम्बेल होती है और ये डिफ्यूज हो जाता है। इसी तरह डी की इससे 4 लोब होते हैं और पी की 8 लोब होते हैं, वो इससे भी ज्यादा डिस्पर्स शेप होती है, इसलिए इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। डी से इसकी निस्बत मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट इलेक्ट्रॉन निकालना एस से है। अगर कोई पूछे कि 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है या 2p से, तो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 2p से निकालना इजी है, क्योंकि ये रीजन मैंने पहले आपको बता दी है। अब हम जाते हैं, इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई पूछे कि 3d, कोई भी शेल नंबर कोई भी है d3, d में 2 इलेक्ट्रॉन है और d में 3 और d में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो कहे कि इनमें से सबसे मुश्किल इलेक्ट्रॉन किससे निकालने हैं, तो d3 से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट होगा, टफ होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, लेकिन ये d और d2 और d4 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्योंकि ये पार्शली फील्ड है। अब हम जाते हैं इसका ट्रेंड पढ़ते हैं ग्रुप और पीरियड में। ट्रेंड इसका देखो, ट्रेंड बिल्कुल इजी है कि हम जब पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जब नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं तो मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे इंक्रीज हो जाएगी। जब अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो साइज कम हो जाएगा। अब हम वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें, इसमें पीरियोडिक टेबल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलोंग ग्रुप। सबसे पहले हम सिर्फ जनरल ट्रेंड पढ़ेंगे इसका, अलोंग पीरियड, सॉरी अलोंग पीरियड। पीरियड में हम कहां से कहां जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। देखो पहला ही पीरियड को छोड़े दूसरे पीरियड को देखते हैं, जो लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
देखो जब हम पीरियड में, ये सेकंड पीरियड है, ये नंबर 2 है। अब हम देखें जब हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेजुअली 1 बाय 1 इंक्रीज हुआ। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। ये हम सिर्फ अभी तक कौन सा पढ़ रहे हैं, जनरल ट्रेंड। एक्सेप्शनल केसेस बाद में डिस्कस करते हैं। देखो जब हम इधर से गए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, 2 पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2 2, पहले शेल में 2, दूसरे में 2, इसी तरह दूसरे शेल में इसमें 3 आ जाएगी। इसी तरह इसके तीसरे शेल में, दूसरे शेल में ही 4 आएंगे, सॉरी पहले शेल में 2, दूसरे में 4, इसके दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे 5, इसके दूसरे शेल में 6 और इसके दूसरे शेल में 7 और इसके दूसरे शेल में 8 आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि देखो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन जो नंबर ऑफ शेल है वो नहीं बढ़ रहे। जब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रहे तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो मतलब ये हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। देखो ये एक, इस लिथियम में 3 प्रोटॉन है, तो ये 3 प्रोटॉन जो इनका वैलेंस शेल सेम है, तो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन जो होंगे वो कम अट्रैक्ट करेंगे, इनके कम अट्रैक्ट करेंगे इसकी निस्बत के जो 7 प्रोटॉन होंगे, क्योंकि शेल इनका सेम है, शेल सेम है, तो ये 7 प्रोटॉन वाला जो होंगे वो अपने वैलेंस शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब इनके दरमियान ये फोर्स जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। जब फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी तो मतलब ये होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो मतलब ये होगा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो मतलब अट्रैक्शन बढ़ी ऑन इलेक्ट्रॉन, ये बढ़ी। जब ये बढ़ी तो मतलब एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज हो गया। जब डिक्रीज हो गया तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया। इसी तरह अब हम जाते हैं ग्रुप में। ग्रुप में हम क्या ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, डाउन ग्रुप वगैरह को। तो इसमें जनरल ट्रेंड देखते हैं, लिथियम है, हाइड्रोजन होता है पहला, दूसरा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। देखो इसके एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19। इसमें देखो कि ये पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल में गया, लेकिन जब दूसरा लिथियम वाले है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा इसका दूसरे सब शेल में जाता है। पहले वाले एटम का एक शेल है, इसका 2 शेल हो गया। क्वाड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, और क्वाड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ भी गया है तो जो रिपल्शन होगी वो डोमिनेट कर जाएगी न्यूक्लियर चार्ज पे। जब न्यूक्लियर चार्ज पे डोमिनेट कर देगी तो इसका साइज बढ़ जाएगा। इसी तरह पोटाशियम जो सोडियम के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो तीसरे शेल में जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, आखिरी में। इस तरह मतलब ये हुआ ड्यू टू नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू मतलब नंबर ऑफ शेल क्या हुए हैं, इसमें इंक्रीज हुए हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए हैं तो मतलब ये हुआ कि एटॉमिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया है तो इसकी अट्रैक्शन अपने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस शेल पे डिक्रीज हो जाएगी। जब अट्रैक्शन डिक्रीज हो गई तो मतलब ये हुआ कि हम इसको आखिरी वैलेंस शेल को थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा सकते हैं, थोड़ी एनर्जी देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए पीरियड में और ग्रुप में डिक्रीज होती है। अब हम जाते हैं इसके एक्सेप्शनल केसेस की तरफ, आयनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शनल केसेस। ये हमने सिर्फ अभी तक जनरल ट्रेंड पढ़ा है।
फर्स्ट पीरियड फर्क किया है हमारे पास, फर्स्ट पीरियड में दो ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद मतलब एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। और क्योंकि एक तो ये है कि इनका ये देखो एक प्रोटॉन है इसमें और इसका इलेक्ट्रॉन एक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इसलिए और इसमें और इस केस में क्या कर रहा है कि दो प्रोटॉन शेल क्योंकि सेम है, शेल सेम है, तो ये दो वाला प्रोटॉन अपने एक ये वैलेंस शेल को ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट अच्छे से करेगा तो इसकी मतलब अपनी अट्रैक्शन फोर्स इस पे ज्यादा होगी, इस वैलेंस शेल पे, इस वैलेंस शेल के इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों खेच रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन को भी, मतलब ये होगा इसका साइज जो हमने कल पढ़ा था वो कितनी वंडर वाल रेडियस रखती है, रेडियस बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 है, इसकी 1s2 है, ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, ये इसकी निस्बत ज्यादा स्टेबल है, तो ये नहीं चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज करके अनस्टेबल हो जाए, इसलिए ये इसको से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। जब मुश्किल है तो मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो हाइड्रोजन की है उससे आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की ज्यादा होगी। और क्योंकि हमने जनरल ट्रेंड में देखा है कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए आयनाइजेशन इंक्रीज करती है और टॉप से बॉटम ग्रुप में जाते हुए डिक्रीज करती है, मतलब ये होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो राइट वाले की होगी मतलब ज्यादा होगी एलिमेंट की और लेफ्ट वालों की कम होगी। इसीलिए अगर कोई क्वेश्चन करे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है तो वो हीलियम की है, हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये एमसीक्यू कभी कभार आ जाता है। इसके बाद हम सेकंड पीरियड में जाते हैं, दूसरे पीरियड में। दूसरा पीरियड देखो हमारे पास क्या है, दूसरा पीरियड हमारे पास है लिथियम है, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देखते हैं कैसे आती है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s 2 2s 1, इसकी करो 1s 2 2s 2, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी 1s 2 2s 2 2p 1, इसकी करो इसकी 1s 2 2s 2 2p कितनी आ जाएगी 4, नहीं 2 आएगी, 2p 4 2 4 6, इसके टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसका 1s 2 2s 2 2p 3 आ जाएगी, इसकी 1s 2 2s 2 2p 4 आ जाएगी, इसकी 1s 2 2s 2 2p 5 और 1s 2 2s 2 2p 6। देखिए हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे जनरल ट्रेंड वो ये था कि सबसे छोटा मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, नियोन की होगी। इस तरह से जाते हुए मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, इससे इसकी ज्यादा। ये हम एक्सपेक्टेड जो ट्रेंड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये था कि आयनाइजेशन एनर्जी इस तरह से, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन आयनाइजेशन का ऑर्डर ये होना चाहिए था, मतलब लिथियम के हिसाब से कम आयनाइजेशन है, बेरिलियम की उससे ज्यादा, ब्रोन की उससे ज्यादा, कार्बन की उससे ज्यादा, नाइट्रोजन की उससे ज्यादा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से भी ज्यादा, फ्लोरीन और नियोन की सबसे ज्यादा। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटली देखा तो इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब जो ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर वो कुछ यूं आ जाता है कि जो बेरिलियम होती है इसकी आयनाइजेशन ब्रोन से ज्यादा हो जाती है, जंप कर जाती है, और नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी
ऑक्सीजन से जंप करके आगे आ जाती है। ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि देखो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो और नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखो। बेरिलियम की फुल फील्ड है, 2 में 2 सब शेल में 2s2 है, मतलब 2 और s के सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन ही वो चाहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अब खारिज करेगा तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में मतलब s में हो जाएगा, जो इसका वैलेंस शेल भी है और s सब शेल का वैलेंस शेल भी है, दूसरा शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि s जो है खुद को 2 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा स्टेबल कंसीडर करता है। जब ज्यादा स्टेबल 2 में है तो ये नहीं चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन दे के अनस्टेबल हो जाए, इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल की तरफ चले जाएगा। इसलिए इसका ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये जंप करके ब्रॉन से आगे आ जाएगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ब्रॉन से ज्यादा आ जाएगी, मतलब इधर आ जाएगा ब्रॉन और इससे ज्यादा आ जाएगी बेरिलियम की। इसी तरह कार्बन की, क्योंकि ये पार्शियली फील्ड है, अब अगर ये जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले या दे, क्योंकि इसमें 2p2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड नहीं है, पहले ही अनस्टेबल है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे के भी दे सकता है, मतलब ये पार्शियली फील्ड है। इसके बाद आ जाएगा ब्रॉन का बेरिलियम के बाद कार्बन की आयोनाइजेशन, लेकिन नाइट्रोजन की जंप करके ऑक्सीजन से आगे चले जाएगी। वही केस में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जब ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से खारिज करेंगे करवाएंगे तो ये पार्शियली फील्ड हो जाएगा, और हमें पता है कि पार्शियली फील्ड जो है वो हाफ फील्ड से कम स्टेबल है, तो नाइट्रोजन नहीं चाहेगा जल्दी कि मैं इलेक्ट्रॉन खारिज करके खुद को अनस्टेबल कर लूं, जो पहले जितनी स्टेबिलिटी है उससे भी कम कर दूं, बल्कि ये तो चाहता है कि मैं उससे ज्यादा स्टेबल हूं। हर चीज चाहती है कि जो स्टेबल है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल करना चाहती है, लेकिन हम अगर इससे इलेक्ट्रॉन खारिज करवाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगी। जब अनस्टेबल हो जाएगी तो यही वजह है इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, मतलब नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से सिर्फ एक जंप ही करेगी, ज्यादा जंप नहीं करेगी, ये आपने माइंड में रखना है। ये एक एक्सेप्शन केस है। इसी तरह थर्ड ग्रुप में भी यही एक्सेप्शन केस होगा कि मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन है, सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ज्यादा हो जाएगी, किससे? एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरह इसके नाइट्रोजन में वाले ग्रुप में किसकी ज्यादा हो जाएगी? फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया, मतलब इसका ऑर्डर जो सेकंड पीरियड का होगा रीजन सेम है। मैग्नीशियम सिलिकॉन। अब वैसे इसका ट्रेंड तो होना ये चाहिए था ऑर्डर, लेकिन होता ये नहीं, एक्सेप्शन केसेस की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाती है और सल्फर की फास्फोरस की आयोनाइजेशन सल्फर से ज्यादा हो जाती है, मतलब इनको आपस में रिप्लेस कर दिया जाता है। एल्युमिनियम इधर आ जाएगा और मैग्नीशियम इधर आ जाएगा और फास्फोरस सल्फर इधर आ जाएगा, फास्फोरस इधर चला जाएगा। ये इसका पीरियड 3 का ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर है। इसके बाद अब हम चलते हैं ग्रुप में, ग्रुप के एक्सेप्शनल केसेस की तरफ जाते हैं। पहला ग्रुप है उसमें तो नॉर्मल ट्रेंड ही चलता है। ग्रुप नंबर 1 का हाइड्रोजन पहला होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम।
मतलब हानि ने की रब से फरियाद। देखो इसका साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। ये जनरल ट्रेंड ही है, इसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हुए इंक्रीज करती है और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए डिक्रीज करती है। अब अगर कोई पूछे कि पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है तो सीरियम की होगी, क्योंकि फ्रांशियम की होनी चाहिए थी लेकिन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी आप कंसीडर नहीं आयनाइजेशन एनर्जी करते, बल्कि सीरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इसके बाद हम जाते हैं ग्रुप नंबर, जो एक्सेप्शनल केसेस आते हैं वो ग्रुप नंबर 13 में आता है। ग्रुप नंबर 13 में वो कौन सा है ग्रुप है? भाई अली इंडिया थाईलैंड, ब्रॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम। ये है, होता क्या है कि होना तो ट्रेंड ये चाहिए था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ यूं होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कुछ यूं होता है। इस तरह से ये ऑर्डर होता है, लेकिन होना क्या चाहिए था कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एनर्जी ब्रॉन की सबसे ज्यादा, सॉरी ये ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख दिया हमने, गलत लिखा है, ये इस तरह से आएगी। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन ब्रॉन की है, टीएल की इससे कम, गैलियम की, एल्युमिनियम की और इंडियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है। इसको आप ग्राफ से अच्छे से याद रख सकते हो। इधर आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखो और इधर अगर एटॉमिक नंबर लिखो तो इधर सबसे पहले वाला आ गया ब्रॉन, इधर एल्युमिनियम, इधर गैलियम, इधर इंडियम, इधर थैलियम। देखो कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ब्रॉन की। उससे कम किसकी होगी? थैलियम की। उससे कम किसकी होगी? गैलियम की। उससे कम एल्युमिनियम की और सबसे कम इंडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ये क्यों होता है? क्यों होता है? इसकी वजह ये है कि ये जो थैलियम है ये लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से थोड़ी सी लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। लेंथनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। जब साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि लेंथनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है। लेंथनाइड कंट्रैक्शन ये होता है क्योंकि जो पी सब शेल होते हैं लेंथनाइड सीरीज में जाते हुए पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पी सब शेल क्योंकि पुअर शील्डिंग इफेक्ट देता है, करता पैदा करता है। जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट करता है तो इसमें न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है अपने वैलेंस शेल पे इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होती है तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है एटम का साइज। और यही वजह से कल भी हमने पढ़ा था कि एटम का साइज जो लेंथनाइड सीरीज के बाद एलिमेंट आते हैं उनका साइज उससे ऊपर वाले जो पीरियड के एलिमेंट के साइज के तकरीबन तकरीबन बराबर हो गया था। हालांकि एटॉमिक नंबर इतना बढ़ने के बावजूद उसका साइज से बराबर हो गया था। ये लेंथनाइड कंट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू
पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये थोड़ी सी बदमाशी दिखाती है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ब्रॉन से कम रह जाती है और बाकी सबसे ज्यादा हो जाती है। इसी तरह गैलियम जो है ये भी थोड़ी सी बदमाशी दिखाती है किसकी वजह से, ट्रांजिशनल कंट्रैक्शन की वजह से। ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल है ना, ट्रांजिशनल कंट्रैक्शन की वजह से। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन किस वजह से होता है, ड्यू टू पुअर इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्ड इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। डी सबशेल की वजह से ये इसका पुअर शील्ड इफेक्ट करता है डी सबशेल, इसी वजह से इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। जब साइज डिक्रीज हो जाता है मतलब न्यूक्लियस के ट्रैक्शन से आपने बैलेंस शेल पर बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन इसकी एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाती है, ये इसकी रीजन है। जब हम ग्रुप 14 में जाते हैं तो सिर्फ उसमें लैंथेनाइड कंट्रैक्शन वाला केस पाया जाता है, जो ट्रांजिशनल कंट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ उसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केसेस है। एमसीक्यू इससे पढ़ते हैं, बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये सिर्फ आपने ऑर्डर याद रख लेना है। ऑर्डर ये होगा, इसकी वजह क्या है, थैलियम का आयन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है, वजह ये है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। किसकी वजह से, फोर्स शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल की वजह से। और गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्यों ज्यादा, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन की वजह से। वो किसकी वजह से होता है, डी सबशेल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट से। इसके बाद हम 14 ग्रुप में जाते हैं। 14 ग्रुप जो है इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है कि लेड की आयनाइजेशन एनर्जी 3 से ज्यादा हो जाती है, बस। क्यों होती है, यही रीजन है कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इसका साइज कम हो जाता है। जब साइज कम हो जाता है तो सिर्फ थोड़ा ये देखिए जंप करके इससे ऊपर आ जाती है। इसमें जर्मेनियम में वो ट्रांजिशन जो कंट्रैक्शन है वो इधर नहीं पाई जाती। इसका ट्रेंड क्या होगा, या जो होगा ऑर्डर आयनाइजेशन ऑर्डर वो ये होगा कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, सिलिकॉन की उससे कम, जर्मेनियम की उससे कम, टिन की जगह आ जाएगा लेड की, और टिन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। ये हमने एक्सेप्शनल केसेस भी आयनाइजेशन एनर्जी के पढ़ लिए। अब हम एक दो एमसीक्यूज करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो ये है कि कंपेयर करना है, आप हमने पढ़ दिया पहला क्वेश्चन, वो ये है कि कंपेयर आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी करनी है, O2 की, O की एंड की मतलब ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की। कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा है या नाइट्रोजन की, और सेकंड आयनाइजेशन ऑक्सीजन की ज्यादा है या नाइट्रोजन की। ये आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड करोगे। ये ऑक्सीजन है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 नहीं होता, 2p4 होता है, क्योंकि 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, पूरे हो गए। अब देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन अब इससे आपने निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला तो O नेगेटिव बन गया। जब O नेगेटिव बन गया तो मतलब कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगी, 3। और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि इससे हम अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो N नेगेटिव बन जाएगी और S2
देखो ये इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी की तो हमने देखा कि इसमें 2p4 आ रहा है। 2p4 जो है ये पार्शियली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड नहीं, लेकिन इसकी हाफ फील्ड है और हम जानते हैं कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। आप देखो कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा कि इससे आप अगर थोड़ी बहुत एनर्जी देंगे तो ये नहीं एक्सेप्ट करेगी अपना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि कहेगी कि मैं तो स्टेबल हूं, मैं अनस्टेबल नहीं होना चाहता। लेकिन इसको एनर्जी थोड़ी सी देंगे, इसकी निस्बत जो एक एनर्जी इसको दे रहे हैं, जो इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये चाहेगी कि मैं अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसको एनर्जी दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन 4 है, इसके वैल्यू मतलब p सब शेल में 4 है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी जल्दी। और क्यों करेगी? क्योंकि चाहेगी कि मैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर लूं। इसलिए इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। किसकी निस्बत? ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कोई पूछे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है या ऑक्सीजन की, तो किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कम। लेकिन आप हमने अगर सेकंड आयनाइजेशन देखनी है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी कि इससे मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और -2 आ जाएगा, 1s2 2s2 और 2p2 आ जाएगा। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉन इससे निकाल रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे 2 पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। हम तो आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करना देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालना की कोशिश कर रहे हैं, कैसे निकालने हैं, कितनी एनर्जी चाहिए होगी। इसमें देखो अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और आप इसकी भी देखो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी हाफ ही, अब ये स्टेबल था। अब हमें मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं चाहेगी कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। लेकिन ये देखो इसके वैलेंस शेल में, मतलब वैलेंस शेल के जो p सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फील्ड है, ये पहले ही अनस्टेबल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला भी जाए तो इसको कोई इशू नहीं, लेकिन ये अगर इससे इलेक्ट्रॉन एक जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इससे जितनी रेजिस्टेंस हो सकी अपने इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए करेगा। तो इसलिए क्योंकि ये आपने रेजिस्ट करेगा कि ना इलेक्ट्रॉन दूं, इसलिए हमें इसके लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। मतलब ये होगा कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, किसकी निस्बत? नाइट्रोजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से। अगर कोई पूछे कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो n की एंड n1 की, तो आप आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी। देखो देखेंगे तो ये है 1s2, मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्योंकि डबल नंबर 7 होता है, 2p 3 और 1s2। आप देखो कि अगर कोई कहे कि इनमें से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले चक्कर में पड़ गए तो आप देखोगे कि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, इसकी पार्शियल फील्ड है, ये ना क्या स्टेबल होगी, ये अनस्टेबल होगा। तो इसको जो स्टेबल है इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इससे कम। लेकिन ये केस इसके लिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये एक की एलिमेंट है, इसकी ये इसी की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है। इसमें ये नहीं देखना कि ये अनस्टेबल है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो ये केस जब एक सेम एलिमेंट होंगे तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज्यादा होगी। अब हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आयनाइजेशन एनर्जी से किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। अगर तो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत बड़ा गैप हो तो उसकी आयनाइजेशन मतलब उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के दूसरे और सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन में बड़ा गैप है तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मतलब ये हुआ कि हम
आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की हम वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा ये हमें बताती है कि एलिमेंट कितना स्टेबल है, मतलब ये हुआ कि हम स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट भी मेजर कर सकते हैं। जिस एलिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होगी वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? इसीलिए तो वो अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा, हम निकालना चाह रहे हैं, वो कहता है मैं तो भाई पहले ही स्टेबल हूं, मैं तो अनस्टेबल नहीं होना चाहता। इसलिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव करना चाहता है तो वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाहता है, वो पहली वाली कंडीशन में अनस्टेबल खुद को कंसीडर करता है, इसलिए वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो स्टेबल एलिमेंट होंगे और जिनकी कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो अनस्टेबल एलिमेंट होंगे। इस तरह हम मेटालिक करैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। मेटालिक करैक्टर, अब जो थर्ड वाला है कि हम मेटालिक करैक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हैं, मतलब मेटल, और एक क्वेश्चन आता है कि दूसरा है ये कि नॉन मेटल एंड नॉन मेटालिक एंड मेटालिक करैक्टर डिपेंड करता है अपॉन आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कैसे करता है? देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, या देखो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है ज्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी है ज्यादा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना क्या है, टफ है। जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराना टफ है तो मतलब वो एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कम है, तो मतलब ये हुआ कि मेटालिक जो करैक्टर है टेंडेंसी कम है, तो नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा ज्यादा होगा। जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा और मेटालिक करैक्टर उतना इंक्रीज होता जाएगा, और जो नॉन मेटल का करैक्टर है उतना इंक्रीज होता जाएगा। और नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड देते हैं? एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। और जब नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ता जाएगा तो मतलब एसिडिक ऑक्साइड जो होंगे वो इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरह अगर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इजी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना इजी है तो मतलब ये मेटल है, मतलब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा उतना मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता जाएगा। और जब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करेगा तो क्योंकि मेटल कौन से ऑक्साइड देते हैं? बेसिक ऑक्साइड देते हैं, तो मतलब होगा जब मेटालिक करैक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक ऑक्साइड भी ज्यादा होते जाएंगे। जब बेसिक ऑक्साइड ज्यादा होते जाएंगे तो इसका मतलब है कि बेसिक करैक्टर भी ज्यादा होता जाएगा। इसमें अब हम देखते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में। जब पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट से राइट पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इंक्रीज। जनरल ट्रेंड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई तो नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा, नॉन नॉन मेटालिक करैक्टर वो इंक्रीज होगा। जब नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है और मेटालिक करैक्टर क्या होगा फिर इधर डिक्रीज होगा। और जब मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एसिड के ऑक्साइड ज्यादा बन रहे हैं, तो मतलब ये होगा एसिड करैक्टर इंक्रीज होगा। लेफ्ट से राइट जब पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, नॉन मेटालिक
करैक्टर भी इंक्रीज करता है और एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज करता है। और इसका इनवर्स मतलब आप अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर जो होगा डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा तो एलिमेंट की जो मेटल वाली करैक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा, वो कम मेटल बनते जाएंगे। इसीलिए इधर बेसिक जो करैक्टर होता है वो भी डिक्रीज करता है। लेकिन जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। डिक्रीज करती है तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो मतलब मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है तो मतलब बेसिक ऑक्साइड ये ज्यादा देंगे। बेसिक ऑक्साइड ज्यादा देंगे तो मतलब बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। और इसके अगर हम ग्रुप में नॉन मेटालिक करैक्टर देखें तो नॉन मेटालिक करैक्टर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ती जाती है, नीचे की तरफ जाते हुए एनर्जी कम होती है और इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाते हैं। तो मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक करैक्टर कम होता जाएगा और एसिडिक करैक्टर जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ वो भी कम होता जाएगा। इसी तरह आप एक अगर एमसीक्यू है वो करते हैं। फर्क किया लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड। पहला हम देखते हैं कि लिथियम ऑक्साइड, इसी तरह है सोडियम ऑक्साइड, इसी तरह है पोटाशियम ऑक्साइड। अगर वो कहता है कि इसका आप बेसिक करैक्टर में इसको अरेंज करें तो मतलब इसका बेसिक करैक्टर में अरेंज करें, किसका बेसिक करैक्टर ज्यादा है। देखो कि बेसिक करैक्टर जब मेटल का करैक्टर बढ़ता है तो बेसिक करैक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बेसिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये जो है ये इससे ज्यादा मेटल है, मतलब ये कम मेटल है। ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में मेटालिक करैक्टर बढ़ता है तो मतलब बेसिक करैक्टर बढ़ता है। सबसे ज्यादा बेसिक पोटेशियम ऑक्साइड होगा, उससे कम सोडियम और उससे कम लिथियम ऑक्साइड होगा। इसके बाद अगर कोई पूछ लेता है कि बेरिलियम ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको कहता है कि एसिडिक करैक्टर में अरेंज करो। तो आपको पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, नॉन मेटालिक के बढ़ने की वजह से एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। ये बेरिलियम जो है ये पहले आता है, उसके बाद ब्रोन आता है, ब्रोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है। मतलब ये इसका क्या था, बेसिक ऑर्डर। और इसका हम एसिडिक ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। तो एसिडिक ऑर्डर कैसे होगा, वो इस तरह होगा कि सबसे कम जो एसिडिक होगा वो बेरिलियम ऑक्साइड होगा, उससे ज्यादा होगा ब्रोन ट्राइऑक्साइड और उससे ज्यादा होगा CO2 और उससे ज्यादा होगा N2O5 का एसिडिक करैक्टर सबसे ज्यादा होगा इनमें से। थैंक यू।